हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने प्रपोज़ल और एक्सेप्टेंस के बारे में डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम कम्युनिकेशन ऑफ ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस एंड इट्स रिवोकेशन को डिस्कस करने वाले हैं। किसी भी एक्सेप्टेंस के लिए या प्रपोज़ल रखने के लिए कम्युनिकेशन का होना बहुत ज़रूरी है। तो विदाउट कम्युनिकेशन ना तो ऑफ़र पॉसिबल है, ना एक्सेप्टेंस पॉसिबल है, ना उसका रिवोकेशन पॉसिबल है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कम्युनिकेशन ऑफ ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस। सेक्शन 4 में प्रपोज़ल और एक्सेप्टेंस के बारे में कम्युनिकेशन की बात की गई है। सेक्शन 4 के अकॉर्डिंगली द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोज़ल इज़ कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू होम इट इज़ मेड। इसे एग्जाम्पल से समझेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए और बी दो पार्टी हैं। ए पर जो है वो अपनी कार बेचने का ऑफ़र कर रखता है बी के सामने। ऑफ़र लेटर वो उसे भेजता है। तो यहाँ पर जो ऑफ़र है उसका कम्युनिकेशन कब कंप्लीट मानेंगे हम? जब वो ऑफ़र लेटर जो है वो बी के पास पहुँच जाए। ए यहाँ पर प्रपोज़र है, बी यहाँ पर एक्सेप्टर है। ए ने प्रपोज़ल रखा और लेटर बी को भेजा, तो बी वो लेटर जब बी के पास पहुंच जाएगा तो ये कम्युनिकेशन कंप्लीट माना जाएगा। लेकिन केवल लेटर पहुंचना ही, लेटर मिलना या पढ़ना ही सफिशिएंट नहीं है। एक सही कम्युनिकेशन के लिए, प्रपोज़ल की कम्युनिकेशन को पूरा करने के लिए ज़रूरी है कि जो उस लेटर में लिखा गया है, समझाया गया है, वो चीज़ वैसे के वैसे एक्सेप्टर को, मतलब बी को समझ में आ जाए जो कि ये कहना चाहता है। सेम ऐसे ही एक्सेप्टेंस होता है। जब एक्सेप्टेंस उस प्रपोज़ल को भी एक्सेप्ट कर लेगा तो फिर वो अपनी एक्सेप्टेंस भी बाय पोस्ट भेजेगा या बाय फ़ोन बताएगा। तो अब यहाँ तो वो भी तभी पॉसिबल हो पाएगी जब सामने वाला उसको रिसीव कर ले। एक्सेप्टेंस कम्युनिकेशन की भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी कि प्रपोज़ल की। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोज़ल। अब जब कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस की बात आती है तो दो रूल को हमें फॉलो करना होता है कम्प्लीटली। फर्स्ट वन इज़ एज अगेंस्ट द प्रपोज़र। हम संवहन वर्ड हम कम्युनिकेशन के लिए यहाँ यूज़ करेंगे हिंदी में। एक्सेप्टेंस होता है स्वीकृति, तो स्वीकृति का संवहन प्रस्तावक के विरुद्ध, प्रस्तावक मतलब ए इज़ द प्रपोज़र, एज अगेंस्ट द प्रपोज़र कब कंप्लीट माना जाएगा? Communication of acceptance is complete as against the proposer when it is put in a course of transmission to him so as to be out of power of the acceptor। अब यहाँ ध्यान देंगे आप, ये तो एक डेफिनेशन मैंने बताई आपको। सेक्शन 4 में से कहा गया है कि प्रपोज़र के अगेंस्ट कम्युनिकेशन कब कंप्लीट माना जाए। देख, प्रपोज़र के अगेंस्ट का मतलब ये होता है कि यहाँ पर ए प्रपोज़र है कि जैसे ही कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन बी ने की, बी ने ऑफ़र को एक्सेप्ट किया और उसे लेटर के थ्रू भेज दिया, तो ए यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के लिए बाउंड हो जाए। तो इसका मतलब होता है एज अगेंस्ट द प्रपोज़र, प्रस्तावक के विरुद्ध, मतलब प्रस्तावक यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के लिए बाध्य हो जाए, बाउंड हो जाए। अब जैसे ही बी ने एक्सेप्ट किया, लेटर को पोस्ट किया सही एड्रेस के साथ में, कंप्लीट एड्रेस, कंप्लीट नीट एंड क्लियर पोस्ट कर दिया, तो तभी चाहे वो लेटर वहाँ तक पहुँचा, नहीं पहुँचा, गलत एड्रेस पे पहुँच गया, ठीक है, जो भी चीज़ें थी, लेकिन लेटर पोस्ट करना ही अपने आप में एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कंप्लीट कर देता है एक्सेप्टर की तरफ से, और प्रपोज़र यहाँ पर बाउंड हो जाता है उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए। ठीक है, क्लियर है? मैंने बहुत कोशिश की है इजीली इसको बताने की। ये पढ़ने में ठीक है लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, हल्का सा बस। देखिए, प्रपोज़र ने एक्सेप्ट किया, प्रपोज़र ने प्रपोज़ल रखा, ए ने प्रपोज़ल रखा, बी ने एक्सेप्ट किया, बी ने लेटर पोस्ट कर दिया अपनी एक्सेप्टेंस का सही एड्रेस के साथ में, सही पोस्ट ऑफिस में डाल दिया। तो यहीं तक का स्टेप जो है कंप्लीट माना जाएगा एक्सेप्टर की तरफ से। प्रपोज़ल यहाँ पर बाउंड हो जाता है इस एक्टिविटी के साथ में। प्रपोज़र को ये ऑफ़र आगे तक बढ़ाना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर, एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर क्या होगा? मतलब जब बी यहाँ पर बाउंड हो जाए, मतलब ए
बी की अब ए की कुछ भी जो कॉन्ट्रैक्ट होगा, अब बी को वो फुलफ़िल करना पड़ेगा, एक्सेप्टेंस अब पूरी करनी पड़ेगी। तो ये इसका मतलब ये हुआ, सेक्शन 4 में ही कहा गया है द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज़ कंप्लीट एज अगेंस्ट द पर्सन टू हुम इट इज़ मेड, जिसने इसे एक्सेप्ट किया है, ठीक है, उसकी तरफ से भी एक्सेप्टर को ये बाउंड कर दे व्हेन इट कम्स टू हिज नॉलेज। जैसे ही बी ने लेटर पोस्ट किया, बी की तरफ से एक्सेप्टेंस कंप्लीट हुई और एज अगेंस्ट द प्रपोजर बाउंड हो गया। अब यहाँ इस केस में, दूसरे केस में क्या करना है, एक्सेप्टर ने जैसे ही एक्सेप्टेंस की और लेटर एक्सेप्टर ने क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया, बी ने यहाँ एक्सेप्ट किया और उसको पोस्ट कर दिया, लेकिन जब तक वो एक्सेप्टेंस लेटर ए को ना मिल जाए तब तक बाउंड नहीं होगा। जैसे ही ए ने उस लेटर को रिसीव कर लिया तो बी यहाँ पर उस एक्सेप्टेंस के कारण बाउंड हो जाता है। अब बी को ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करना पड़ेगा, एक्सेप्टेंस के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो लेटर मिलना, सबसे पहले अगेंस्ट द प्रपोजर में हमने क्या किया, जैसे ही लेटर पोस्ट किया गया ए बाउंड हो गया। यहाँ पर जैसे लेटर मिल गया तब बी बाउंड हुआ। मतलब इसमें आप डिफरेंस समझेंगे, आप हल्का सा डिफरेंस है दोनों ही केसेस में। एज अगेंस्ट द प्रपोजर और एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस में डिफरेंस है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के एक्ट के अकॉर्डिंगली। जैसे ही एक्सेप्टेंस लेटर पोस्ट किया गया, प्रपोजर बाउंड हो गया पहले केस में, लेकिन जैसे ही पोस्ट किया गया प्रपोजर तो बाउंड है, लेकिन जो एक्सेप्टर है, बी जो एक्सेप्टर है, वो बाउंड नहीं है तब तक जब तक कि वो लेटर प्रपोजर के पास, ए के पास नहीं पहुंच जाए। तो इस बीच अगर वो चाहे, मतलब बी अगर चाहे तो अपनी एक्सेप्टेंस वापस ले सकता है, मतलब जब तक लेटर ना पहुंच जाए तब तक, ठीक है। तो ये ध्यान आपको रखना है। अब दूसरी बात आती है, दूसरा है सेक्शन 5 में जो कहा गया है रिवोकेशन या विड्रॉल। अब हमने खंडन कर दिया, रिवोकेशन मतलब खंडन करना, विड्रॉ करना। हमने अपनी प्रपोजल को भी हम अपना वापस ले सकते हैं, अपनी एक्सेप्टेंस को भी हम वापस ले सकते हैं। अब ये हम दो ही चीज़ें पढ़ रहे हैं, ए प्रपोजर है, बी एक्सेप्टर है, ठीक है। तो अब प्रपोजल का एक जो रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल होगा वो क्या होगा, अब प्रपोजल में भी रिवोक्ड एट एनी टाइम, किसी भी टाइम वो रिवोक किया जा सकता है बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस इज़ कंप्लीट, एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कंप्लीट होने से पहले, ठीक है, एज अगेंस्ट द प्रपोजर, लेकिन बट नॉट आफ्टरवर्ड, उसके बाद नहीं। ऐसे ही एक्सेप्टेंस को भी रिवोक किया जा सकता है। एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस में भी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस इज़ कंप्लीट एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर। यहाँ पे बस डेफिनेशन का फ़र्क ये है कि प्रपोजल को हम रिवोक कर सकते हैं एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन पूरी होने से पहले अगेंस्ट द प्रपोजर, और एक्सेप्टेंस को हम रिवोक कर सकते हैं कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस पूरा होने से पहले अगेंस्ट द एक्सेप्टर। अब ये दोनों ही चीज़ें जब आप बुक से अच्छे से करेंगे तो समझ में आ जाएगा। जो मैंने अभी अभी कहा सबसे पहले पार्ट में, एज अगेंस्ट द प्रपोजर का मतलब क्या हुआ, जब प्रपोजर बाउंड हो जाए, बी ने लेटर पोस्ट किया तो ए बाउंड हो गया, चाहे उसे लेटर मिले ना मिले। एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर क्या हो गया, जो रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस जब होगी, एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर का मतलब हुआ जब बी बाउंड हो जाए, एक्सेप्टर बाउंड हो जाए, जैसे ही ए को लेटर मिल जाए, वो सिर्फ समझ ले, पढ़ ले, ठीक है। तो रिवोकेशन पॉसिबल है, विड्रॉ किया जा सकता है। तो अब नेक्स्ट पार्ट आता है इसका, ऑफ़र को लैप्स करना। ऑफ़र लैप्स हो जाते हैं, हम नोटिस देकर सेक्शन 6 के अकॉर्डिंगली, सेक्शन 6 में ये कहा गया है कि हम ऑफ़र को सूचना द्वारा ख़त्म कर सकते हैं, अभी ख़त्म, ठीक है, या हम जो ऑफरर है या जो एक्सेप्टर है वो अपनी सूचना भेज देगा बाय फ़ोन, बाय लेटर, ओरल, रिटर्न, जो भी ख़त्म किया जा सकता है, ठीक है। एक टाइम पीरियड ख़त्म होने के बाद बाय लैप्स ऑफ टाइम भी जो ऑफ़र है वो ख़त्म हो जाता है। कोई एक टाइम पीरियड की दिया हुआ है, इस बीच में अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया तो वो ऑफ़र ख़त्म हो जाएगा। तीसरा केस इसमें आ सकता है बाय नॉन फुलफिलमेंट ऑफ एन एसेंशियल प्री कंडीशन। ऑफरर ने कोई एक प्री कंडीशन लगाई है कि आप जब एक्सेप्ट करेंगे तो ये कंडीशन करना ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब कोई आप ऑफ़र एक्सेप्ट कर रहे हैं तो आपको कुछ एडवांस पेमेंट करनी है 3 दिन के अंदर, और बी ने ऑफ़र एक्सेप्ट तो कर लिया लेकिन एडवांस पेमेंट नहीं भेजी, तो ये जो एक्सेप्टेंस होगी ये वैलिड नहीं होगी और जो ऑफ़र होगा वो ख़त्म हो जाएगा।
प्रोपोज़र की डेथ या इंसैनिटी, पागल हो जाता है वो, उसकी डेथ हो जाती है। प्रोपोज़र मतलब जो प्रस्ताव है, प्रस्तावक है, प्रस्ताव रखने वाला जो है। तो एक्सेप्टेंस से पहले एक्सेप्टर को अगर ये सूचना मिल जाती है, ठीक है, तो उसको सूचना मिल जाती है और उसके बाद वो एक्सेप्ट करता है, तो फिर तो ये वैलिड माना जाएगा कि आपने जानबूझ के ये किया है, इग्नोर करते हुए। लेकिन अगर बिना इसकी जानकारी के अगर स्वीकार कर लिया जाता है तो ये वैध अनुबंध होगा। तो प्रस्तावक की मृत्यु या उसके पागल होने पर भी ऑफ़र जो है, प्रस्ताव जो है वो ख़त्म हो जाता है। बाय काउंटर प्रपोजल, अभी जो नेक्स्ट पार्ट आपका प्रति प्रस्ताव द्वारा, अब हमें जो ऑफ़र है वो उसी रूप में एक्सेप्ट करना चाहिए जिस रूप में वो किया गया। लेकिन अगर हम प्रपोज़ल के साथ में कोई और प्री कंडीशन लगा देते हैं तो इसे हम काउंटर प्रपोजल बोलेंगे। तो काउंटर प्रपोजल जैसे ही हुआ वैसे ही पहले वाला जो प्रपोजल था वो तो ख़त्म ही हो गया। फॉर एग्जांपल, ए ऑफर टू सेल हिज स्कूटर टू बी फॉर ₹5,000, बट बी ने ऑफ़र क्या किया कि मैं इसको 4,500 में परचेज़ करूँगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, ए का जो ओरिजिनल प्रपोजल है वो तो ख़त्म ही हो गया, ठीक है। या फिर नॉट बीइंग एक्सेप्टेड इन द प्रेस्क्राइब्ड मोड, ऑफ़र को एक्सेप्ट, ये कंडीशन लगाई गई थी कि ऑफ़र, फॉर एग्जांपल कि आपको इस ऑफ़र को इस रीज़नेबल टाइम में इस मैनर में एक्सेप्ट करना है, ठीक है। लेकिन आपका तरीका फॉर एग्जांपल ये था कि एक्सेप्टेंस का आपको लेटर भेजना है, लेकिन आप लेटर नहीं भेजते हैं, बाय फ़ोन बता देते हैं। तो यहाँ पर जो मोड ऑफ जो एक्सेप्टेंस थी वही चेंज हो गई है। तो इस केस में भी जो आपकी एक्सेप्टेंस रहेगी, जो आपका ऑफ़र रहेगा वो ख़त्म हो जाता है, लैप्स हो जाती है ऑफ़र। तो ये कुछ कंडीशन, कुछ ये सेक्शन 6 में मोड्स दिए हुए हैं, ठीक है। बाय दीज मोड्स एन ऑफ़र कैन बी रिवोक्ड और विड्रॉ किया जा सकता है, रिवोकिंग जिसे हम बोलेंगे। द नेक्स्ट इज़ कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस की कुछ स्पेशल कंडीशन है, कुछ आपकी स्पेशल कंडीशन दी गई हैं। व्हेन द कंडीशन टू द कॉन्ट्रैक्ट आर गिवन, द ऑफरी विल नॉट बी बाउंड बाय अदर सच कंडीशन। कुछ स्पेशल कंडीशंस कुछ दी गई हैं कि आपको इन्हीं कंडीशन में एक्सेप्टेंस देनी है, तो उन कंडीशन को के अलावा आपके ऊपर कोई और कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। कुछ डॉक्यूमेंट आपको जमा करने होंगे, कुछ कंडीशंस होंगी, ठीक है। ये तो ये सब चीज़ें आप इसमें पढ़ने वाले हैं। इसमें कुछ केसेस भी दिए हुए हैं, इन केसेस को आपको अच्छे से एक बार पढ़ना है बुक से। केसेस जैसे इसमें जो अलग एक्सेप्टेंस और कम्युनिकेशन और एक्सेप्टेंस के कुछ स्पेशल कंडीशन और केसेस दिए हुए हैं। तो इसमें कुछ फॉर एग्जांपल देखिए, एक जो सबसे पहला केस बुक में आपके मेंशन भी है, हेंडरसन वर्सेस स्टीवेंसन का। अब इसमें क्या हुआ, कई बार आप कुछ टिकट परचेज़ करते हैं, कुछ भी, जैसे कुछ भी टिकट्स होती हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, कोई स्लिप होती है, उसके पीछे ना कुछ कंडीशंस लिखी होती हैं। और वो कंडीशन क्या है कि अगर हम वो कंडीशन ध्यान से पढ़ लें तो हमारी नॉलेज तो बढ़ती है, साथ ही साथ हमें ये पता चल जाता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या कंडीशन फुलफ़िल हमें करनी पड़ेंगी। अगर आप वो कंडीशन नहीं पढ़ते हैं और उसके बाद कुछ ऐसा हो जाए कि वो उस कंडीशन में मेंशन था, तो फिर आप क्लेम नहीं कर सकते। ये कुछ ऐसे ही केसेस दिए हुए हैं, ठीक है। तो हेंडरसन वर्सेस स्टीवेंसन का आप केस इसमें कर सकते हैं। पार्कर वर्सेस SCR कंपनी है, इसमें आप जैसे ही पढ़ेंगे तो पाएंगे कि इसमें पहले से ही कंडीशन लगी हुई है, और उन कंडीशन को जानने के बाद अगर आप कुछ ऐसा करते हैं तो फिर आप उसके लिए सूट फाइल नहीं कर सकते हैं। तो ये कुछ केसेस आपको पढ़ने हैं। तो वो कुछ स्पेशल कंडीशन एक्सेप्टेंस और कम्युनिकेशन की हो जाती हैं। इसके अलावा इसमें दिया हुआ है कि एक स्ट्रेंजर जो है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, स्ट्रेंजर है वो कांट स्यू। पहली बात तो अनुबंध के लिए अजनबी कौन होता है, वो थर्ड पार्टी, ठीक है। लेकिन वो वाद प्रस्तुत नहीं कर सकते, थर्ड पार्टी अगर है तो वो वाद प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस रूल के कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे कोई ट्रस्ट के ठहराव में बेनिफिशियरी है, या कोई एक्नॉलेजमेंट ऑफ और बेनिफिशियरी इन अ ट्रस्ट एग्रीमेंट, एक्नॉलेजमेंट और एस्टॉपल कोई है, कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू, इसमें एजेंट के थ्रू अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जो मैरिज की सेटलमेंट होती हैं, पार्टीशन या आपकी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की जो सेटलमेंट या अरेंजमेंट हैं, उनमें थर्ड पार्टी जो बनती हैं वो भी स्ट्रेंजर जो है वो भी कोर्ट में केस फाइल कर सकता है, सू कर सकता है। तो आ स्ट्रेंजर, अदरवाइज अ स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू। द लॉ स्टिपुलेट दैट अ स्ट्रेंजर इज नॉट बाउंड बाय एनी ऑब्लिगेशन नॉर डज ही हैव एनी राइट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट,
ठीक है। जो कि पार्टी इसमें कॉन्ट्रैक्ट में पार्टी है, जो प्रपोज़र है, जो एक्सेप्टर है, वो दो पार्टी ही इस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड होती हैं। इसके अलावा जो तीसरा पर्सन है वो इससे रिलेटेड नहीं है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट में पार्ट ही नहीं है, तो उसकी कोई ड्यूटी भी नहीं है, कोई ऑब्लिगेशन भी नहीं है, ठीक है, और कोई राइट भी नहीं है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन दिए गए ट्रस्टी के केस में भी, ठीक है, जब एक्नॉलेजमेंट और एस्टॉपल के केस में भी कोई एजेंट के थ्रू आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये सब केसेस आप एक बार पढ़ेंगे। अब होता है टेलीफोन पर भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ओवर टेलीफोन और टेलेक्स बिल्कुल हो जाते हैं। मॉडर्न बिजनेस तो मोस्टली टेलीफोन पर ही होता है, तो अ कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय टेलीफोन और टेलेक्स हैज़ द सेम इफेक्ट एज एन ओरल एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू बिटवीन पार्टीज अक्रॉस द टेबल। तो इसमें भी वही कंडीशंस होती हैं जैसे कि हम नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट में करते हैं। इसके अलावा अगर फ्यूचर में एग्रीमेंट होते हैं टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट इन फ्यूचर, इफ़ देयर इज़ एन एग्रीमेंट बिटवीन पार्टीज कि फ्यूचर में हम उसको करेंगे, तो इट डज़ नॉट इन्वॉल्व एनी लीगल ऑब्लिगेशन। जब तक कि वो टर्म्स और कंडीशन फुलफिल नहीं हो जाएंगी, उन पर एग्रीमेंट नहीं हो जाएगा, तो तब तक वो एग्रीमेंट ही रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट वो नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप इसमें डिस्कस कर रहे हैं, इस टॉपिक में, इस लेसन में करने वाले हैं, इसको आप अच्छे से कर लीजिए। आई होप कि आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी।